to my channel. My name is Prachi Sharma और आज का है सेशन इलेक्ट्रोलिसिस का लास्ट पार्ट. सो आज के सेशन में वी आर वर्किंग ऑन द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. We'll be working on the first 7 questions. So it's going to be short and crisp video. Eventually we will be posting, I will be posting all the questions, that is board questions, and that would be chapter wise series, ताकि आपको सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का मौका मिले. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फॉर टुडे, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज कि ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन 1 में कितने सारे गिव रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं. तो जो आपका ये पूरा लास्ट का पार्ट है चैप्टर का, इसमें से गिव रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. सो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आना चाहिए, आपको वो लिखना भी आना चाहिए कि आप जब उसे एक्सप्लेन करेंगे तो किस तरीके से अपना आंसर फ्रेमिंग करेंगे. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस. द फर्स्ट इज electrolysis of molten lead bromide is considered to be a reaction in which oxidation and reduction go side by side, that is it's a redox reaction. तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में एक बात बिल्कुल तरीके से चिपका लीजिए कि जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है वो हमेशा ही रीडॉक्स प्रोसेस है. क्योंकि जब इलेक्ट्रोलिसिस को आप एज अ होल सिस्टम समझते हो तो एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एक इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है. So electrolysis as a whole is a redox reaction. Okay, I hope that makes sense. अब क्योंकि इस क्वेश्चन में they have specifically asked about lead bromide, तो आपको lead bromide वाला जो आपका एक्सपेरिमेंट था उसमें you should clearly know कि रिडक्शन कौन सा हो रहा है और कहाँ हो रहा है. कहाँ पे मतलब कौन से इलेक्ट्रोड पे हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडेशन है और वो कहाँ हो रहा है. So that is why ये क्वेश्चन इतना स्पेसिफिकली lead bromide के लिए पूछा गया है. Now let's look at the first answer. So during electrolysis of lead bromide, there is a loss of electrons at anode by bromine and gain of electrons at cathode by lead. Thus, oxidation and reduction go side by side. Therefore, it is a redox reaction. Now, this answer is clearly written up for a 1 marker question. अगर 2 मार्कर क्वेश्चन है तो आपको इक्वेशंस भी देनी पड़ेंगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, एंड दैट वुड बी ऑल. पर 1 मार्कर के लिए दिस इज सफिशिएंट. मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट. द ब्लू कलर ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट फेड्स व्हेन इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स. अब जब हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं तो जो आपका सोल्यूशन है जिसमें कॉपर एग्जिस्ट करता है, कॉपर जैसे जैसे डिपॉजिट होता जाता है वो सोल्यूशन में से खत्म होने लगता है. ठीक है, अगर 50 आयन है तो 50 आयन कम होने लगेंगे, धीरे धीरे डेपोजिशन स्टार्ट होगा. तो अगर कॉपर के आयन्स कम होने लगे इसका मतलब कलर फेड होने लगेगा. और कलर मेंटेन्ड कब रहेगा, कलर तब मेंटेन्ड रहेगा इफ जो आपका इलेक्ट्रोड है वो कॉपर का बना है. तो क्या होगा उस केस में कि कॉपर धीरे धीरे सोल्यूशन में ऐड भी हो रहा है और एग्जिट भी कर रहा है. तो एट एनी गिवन पॉइंट नंबर ऑफ कॉपर आपके आयन सेम रहेंगे तो कलर मेंटेन रहेगा. अगर कलर ड्रॉप हो रहा है, कलर की ब्राइटनेस या फेड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो कॉपर के आयन्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं. नाउ लेट्स लुक एट द एक्सप्लेनेशन. द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज ड्यू टू द कॉपर आयन्स. During electrolysis using platinum electrode at the cathode, and copper ions are discharged as neutral copper atoms by accepting electrons. These are not replaced by copper ions from the anode because at the anode OH negative ions are discharged. ठीक है, as copper ions decrease, जो आपका solution में number है copper ion के वो decrease होते हैं. As copper ions decrease, the blue color of copper sulfate solution fades and it becomes almost colorless as soon as copper ions are finished. जैसे ही सारे copper ions discharge हो जाते हैं तो जो solution है वो almost colorless हो जाएगा. I hope that makes sense. Moving on to the third part. Lead bromide undergoes electrolytic dissociation in the molten state but is a non-electrolyte in the solid state. जब वो सॉलिड स्टेट में है तो फ्री आयंस ही प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से इट्स अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट.
कोई भी चीज जो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट नहीं बन सकती, दैट इज बिकॉज फ्री आयंस की प्रेजेंस नहीं है। या तो आप उसे मोल्टन कर दीजिए ताकि वो आयंस में ब्रेकआउट हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, या फिर पानी ऐड कर दीजिए तो उससे भी डिसोसिएट हो जाएगा। नाउ लेड ब्रोमाइड डिसोसिएट इनटू आयंस इन द मोल्टन स्टेट, आप उसे जब मेल्ट करते हो तब। whereas it does not dissociate in solid state में तो आयंस ही नहीं ब्रेक होंगे ना, क्योंकि strong electrostatic forces of attraction. The ions become free when lead bromide is in molten state, but in the solid state the ions are not free since they are packed tightly together due to electrostatic force between them. Therefore lead bromide undergoes electrolytic dissociation in the molten state. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन होता है जब आप उसे मेल्ट करते हो, आप एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करते हो, तो जो आपके बॉन्ड के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ब्रेक होती जाती है, वो वीकन हो जाएगी। जैसे ही ब्रेक होती है आपके आयंस प्रेजेंट हो जाते हैं। मूविंग ऑन टू द डी पार्ट, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एंड नॉट बाय कन्वेंशनल रिड्यूसिंग एजेंट्स। इसका मेन रीजन ये है कि जब एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ। तो अगर आप रेगुलर रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करते हो ऑक्सीजन को उसमें से निकालने के लिए, वो काम ही नहीं कर पाते। और वो क्यों काम नहीं कर पाते? क्योंकि एल्यूमिनियम का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है ऑक्सीजन के साथ, काफी स्टेबल बॉन्ड बनता है। तो जब कोई स्टेबल बॉन्ड है तो उसे ब्रेक करने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर रेगुलर रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे तो उसमें तो एल्यूमिनियम को फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी वजह से वी यूज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। एल्यूमिनियम हैज ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ग्रेट एफिनिटी को ऐसा भी समझ सकते हो, बहुत लगाव है उसे ऑक्सीजन से। ठीक है, बहुत अच्छा दोस्ती है दोनों के बीच में। सो इट इज नॉट रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट्स, देयरफॉर इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। Moving on to part E, the ratio of hydrogen and oxygen formed at the cathode and anode is 2:1 by volume. In the electrolysis of acidified water, dilute sulfuric acid is preferred to dilute nit. Okay, I just ended up reading two questions. Let's come back to E part, जो हम रेशियो की बात कर रहे थे। The ratio of hydrogen and oxygen form, जब हम पानी जब हम एसिडिफाइड वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस यूज करते हैं उसके ऊपर, तब आपके पास जो हाइड्रोजन बनता है वो 2 पार्ट्स बनता है फॉर एवरी मॉलिक्यूल दैट ब्रेक्स, और ऑक्सीजन का एक ही बनता है। सो व्हाई इज दैट, उसका रीजन देखते हैं। अब सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि जो आपका वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, आप यहाँ क्लियरली देख लीजिए हाइड्रोजन के 2 एटम यूज हो रहे हैं तो ऑक्सीजन का एक यूज हो रहा है, तो हमेशा ही रेशियो 2:1 का तो रहेगा। पर इस बात को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे एग्जाम में? सो एज पर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, जब 4 हाइड्रोजन निकलते हैं, दैट इज 4 हाइड्रोजन 4H प्लस आर नीडेड एट कैथोड एंड 4OH नेगेटिव आर एट द एनोड। जब हाइड्रोजन के 4 एटम्स निकल रहे हैं, सॉरी नॉट एटम्स, आयंस, जब 4 आयंस आपके हाइड्रोजन के कैथोड के पास जाते हैं, उसके बदले में 4 OH नेगेटिव आयंस जाते हैं एनोड पे। Hence, for every 2 molecules of water, 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen are liberated. अब यहाँ कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास 2 water molecules है, 2H2O है, जब ये आपके ब्रेक हो रहे हैं तो आपके 4 हाइड्रोजन के आयंस निकलते हैं और 4 OH नेगेटिव निकलेंगे। जो ये 4 है हाइड्रोजन के, तो इसमें से कितनी हाइड्रोजन निकली? 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे हाइड्रोजन के, करेक्ट। और ऑक्सीजन के कितने होंगे? ऑक्सीजन का, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल से बनेगी, तो इन दैट पर्टिकुलर रेशियो, मैं आपको एक बार ये वाली इक्वेशन बता देती हूँ, ऑल्दो वी हैव डिस्कस दिस पार्ट इन डिटेल, बट फिर भी। सो OH प्लस OH में आपको मिलता है एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन, करेक्ट। फिर ये दो जो ऑक्सीजन है, एक्चुअली दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, एक ऑक्सीजन निकलेगी, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू O2। सो अगर आप देखो तो आपके 4 OH नेगेटिव आयंस निकलेंगे तब जाके एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर। एज पर इलेक्ट्रोलिटिक reactions, 4OH negative are needed at cathode and 4OH negative at the anode, and 2 molecules of water are produced at the anode. Hence, for every 2 molecules of water, 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen are liberated at the cathode and anode respectively. I hope that makes sense. Moving on to the next one,
In the electrolysis of acidified water, dilute sulfuric acid is preferred to dilute nitric acid for acidification. इसका मेन रीजन ये है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो वोलाटाइल नहीं है. नाइट्रिक एसिड इज वोलाटाइल. वोलाटाइल का मतलब इफ यू लीव देम इन ओपन एयर दे हैव अ टेंडेंसी टू वेपराइज. ठीक है, या तो वेपराइज हो जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी शो करेंगे. इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए वी यूज सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि इज अ नॉन वोलाटाइल एसिड. The reason is written right here. This is because HNO3 is volatile. एग्जाम में मेरी तरह HNO3 मत लिखना, पूरा नाम लिखना नाइट्रिक एसिड. अगर फॉर्मूलाज लिखोगे अपना आंसर लिखने के चक्कर में, वहां वो काउंट नहीं होता. यू हैव टू राइट द फुल नेम. Ammonia is unionized in the gaseous state, but in the aqueous solution it is a weak electrolyte. Okay. वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि जब आपने उसमें पानी ऐड किया तो अगर 100 मॉलिक्यूल्स थे अमोनिया के, तो मान लो 50-60 तो आयनाइज हुए, पर 50-60 नहीं हुए, वो मॉलिक्यूल स्टेट में रहे. तो जब ऐसा सिचुएशन होता है, जब एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं और आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो अब देखते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे लिखोगे. अमोनिया इज अ कोवलेंट कंपाउंड. ठीक है, अमोनिया इज अ कोवलेंट कंपाउंड. Therefore it is unionized in gaseous state. उसके अंदर फ्री आयंस ही नहीं प्रेजेंट है in its natural state. उसकी natural state क्या है? gaseous state. But in the aqueous solution it gives NH4OH, which is a weak electrolyte and dissociates into ions. जब पानी के साथ combine हुआ तो it formed a compound called ammonium hydroxide. और ammonium hydroxide is a weak electrolyte क्योंकि वो dissociate हो जाता है थोड़ा बहुत ions में. Sorry for that. A graphite anode is preferred to other inert electrodes during electrolysis of fused lead bromide. Okay. ग्रेफाइट इज अनअफेक्टेड बाय ब्रोमीन वेपर्स. इस वजह से हम ग्रेफाइट को यूज करते हैं, बिकॉज एनी अदर इनर्ट इलेक्ट्रोड ऑल्सो कैन गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन. बट ग्रेफाइट के ऊपर ब्रोमीन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसा समझो कि अगर आप किसी इलेक्ट्रोड को यूज कर रहे हो एज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड को, तो आपका मेन लॉजिक ही ये है कि इलेक्ट्रोड को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए और इलेक्ट्रोड्स पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए. आप इनर्ट लेना चाहते हो. तो अगर आपका प्लैटिनम है या कोई और है जो कि ब्रोमीन से इफेक्ट हो सकता है, तो फिर तो वो इनर्ट वाला प्रोसेस ही नहीं रह जाएगा. ठीक है, तो आप ग्रेफाइट यूज करेंगे क्योंकि ग्रेफाइट एज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड इज नॉट अफेक्टेड बाय ब्रोमीन वेपर्स. ठीक है, आ जाइए. फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट. इसका मेन रीजन हमने डिस्कस किया हुआ है थ्योरी में. इसका मेन रीजन ये है कि जब सिल्वर नाइट्रेट को हम यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा फास्ट डेपोजिशन हो जाता है सिल्वर का, और फास्ट डेपोजिशन के चक्कर में ना तो आपकी जो कोटिंग है वो यूनिफॉर्म आएगी और ना ही स्मूथ रहेगी. ठीक है, इट विल बी वेरी अनइवन. उस चीज को अवॉइड करने के लिए, फास्ट डेपोजिशन को अवॉइड करने के लिए हम सोडियम का साइनाइड वाला सोल्यूशन यूज करते हैं. ठीक है, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, दैट इज सोडियम सिल्वर साइनाइड. हम सिल्वर का साइनाइड वाला सोल्यूशन यूज करते हैं ताकि डेपोजिशन स्लो हो, प्रोसेस स्लो हो, बट यूनिफॉर्म डेपोजिशन हो. Moving on to this, so silver nitrate is not used as electrolyte for electroplating with silver because the deposition of silver will be very fast and hence not very smooth and uniform. ठीक है, moving on to J part. Carbon tetrachloride is a liquid but does not conduct electricity. क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड में फ्री आयंस है ही नहीं. So carbon tetrachloride in a liquid is a liquid and does not conduct electricity because it is a covalent compound and there are no free ions present and contains only molecules. कभी भी अगर किसी भी चीज के लिए ऐसा पूछा जाता है कि अच्छा ये ऐसी सिचुएशन में है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा इस वजह से कंडक्ट नहीं हो पाती कि फ्री आयंस नहीं है. अगर कोई ऐसा कंपाउंड आ जाता है जो आपको नहीं पता और उन्होंने ये पूछा है कि ये कंपाउंड इस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता, क्यों, आप साफ साफ लिख दो भाई इसके पास फ्री आयंस नहीं है, ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होल्ड करता है, तो इस वजह से इसमें मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा. ठीक है, सो अगर कंफ्यूजन होता है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो. अब के potassium is not extracted by electrolysis of its aqueous salt solution.
इस वजह से, क्योंकि जो हमारा एक्वस सॉल्ट सोल्यूशन है, मतलब पानी के साथ जो सोल्यूशन है आपका, उसमें जो पानी है, पानी में जो हाइड्रोजन गैस है, उसको मिल जाता है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। आपके पास पोटेशियम है, दूसरा आपने उसमें पानी ऐड कर दिया, तो एक तो आपके पास पोटेशियम के आयन्स हो गए K+ और H+। जब इन दोनों के डिस्चार्ज होने की बारी आएगी, तो पोटेशियम से कंपैरिजन में हाइड्रोजन को प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज मिल जाएगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन नीचे आता है। और हमें हाइड्रोजन थोड़ी नहीं चाहिए, हाइड्रोजन गैस नहीं चाहिए, हमें पोटेशियम चाहिए। तो पोटेशियम की रिक्वायरमेंट के लिए आपको उसमें से पानी का एग्जिस्टेंस ही हटाना पड़ेगा। तो आप एक्वस सोल्यूशन यूज नहीं कर सकते अगर आपको पोटेशियम चाहिए। अगर पोटेशियम नहीं चाहिए, हाइड्रोजन गैस ही चाहिए, फिर तो जैसे मर्जी वैसे कर लो। पर बिकॉज वी नीड पोटेशियम, उसी का तो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो पोटेशियम के डेपोजिशन के लिए आपको वहां से हाइड्रोजन का नाम और निशान हटाना पड़ेगा, ताकि हाइड्रोजन डिसोसिएट ना हो, डिस्चार्ज ना हो, पोटेशियम ही डिस्चार्ज हो। So let's look at the explanation. Potassium is not extracted from its aqueous salt solution by electrolysis and it can react with water. हाँ, react with water भी होगा, but उसके अलावा जो आपका preferential discharge है, वो उन दोनों में से आपका हाइड्रोजन का हो जाएगा। और ये वाला आंसर हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, so make sure कि वो आप वीडियो में चेक कर लो। Now moving on to question number 2, A part. सिल्वर प्लेटिंग ऑफ अ स्पून, तो एनोड पे क्या जाएगा, एनोड पे हमेशा जाएगा प्लेट ऑफ प्योर सिल्वर, प्योर क्लीन सिल्वर। जो भी प्योर मेटल है वो आपका एनोड पे जाता है। इलेक्ट्रोलाइट आप यूज करेंगे सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड। कैथोड पे आप यूज करोगे वो आर्टिकल जिसे इलेक्ट्रोप्लेट करना है, सो आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विल गो ऑन कैथोड। नाउ प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, एनोड पे है इम्प्योर कॉपर। क्यों? क्योंकि आप इसे प्योरीफाई करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इस इम्प्योर कॉपर में से प्योर कॉपर निकल जाए और इम्प्योर जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे सेटल डाउन हो जाए। तो उसके लिए क्या होगा, इम्प्योर कॉपर की रॉड यूज करोगे एट एनोड। सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए, अब देखो जब आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो किसी भी मेटल का, अब आपको उसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि कोटिंग जो है वो यूनिफॉर्म आए या नहीं। इस वजह से अगर जो आपका रिएक्शन है वो फास्ट भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आप तो जो प्योर स्ट्रिप आएगी उसको निकाल के आप बाद में यूज करोगे, मेल्ट कर करके अपने आर्टिकल बनाओगे, वो आपका यूजेज बाद में है। ठीक है, तो इस वजह से आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर सकते हो, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जल्दी डिसोसिएशन करके जल्दी इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कैरी आउट करता है। और जो कैथोड है उस पे है थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर। ठीक है, नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम में जो आपका एनोड है वो है इनर्ट, तो आप ग्रेफाइट यूज करोगे, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। अब ये मैंने आपको फिर से अभी एक्सप्लेन किया था कि आप इसमें एक्वस सोल्यूशन यूज नहीं करोगे, क्योंकि जो सोडियम है आपको उसका डिस्चार्ज चाहिए। अगर नहीं चाहिए होता तो बात अलग थी, पर अगर इसमें आप एक्वस सोल्यूशन यूज करोगे तो H+ के आयन और सोडियम के आयन एक साथ पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रोड के पास, और दोनों ही डिस्चार्ज होने की कोशिश करेंगे, तो हाइड्रोजन को प्रेफरेंस मिल जाएगी, तो आपका सोडियम मिलेगा ही नहीं आपको। तो इस वजह से आप फ्यूज्ड यूज करोगे, फ्यूज्ड का मतलब मोल्टन, और कैथोड पे जाएगा आपका आयरन। अब बी पार्ट में उन्होंने बोला इनकी इक्वेशंस लिखनी है, तो देखिए इक्वेशन ये रही, पहला वाला है सिल्वर, सिल्वर -1 इलेक्ट्रॉन Ag+, ये डिपोजिशन है, डिस्चार्ज हो रहा है। Cu -2 इलेक्ट्रॉन्स जो Cu2+, और थर्ड पार्ट में है क्लोरीन का, तो Cl -1 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्लोरीन, क्लोरीन प्लस क्लोरीन गिव यू Cl2 गैस। Moving on to the next question, question number 3. Draw a labeled diagram to show how iron is electroplated with copper. आपको एक लेबल्ड डायग्राम बनाना है टू शो हाउ आयरन इज इलेक्ट्रोप्लेटेड विद कॉपर। तो ये मैंने एक रफ सा डायग्राम बनाया है, आप प्लीज सुंदर सा डायग्राम बना लेना, जिसमें कि आई हैव शोन अ पूरा जार। ये रहा आपका, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये है आपका एनोड, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये है आपका कैथोड। एनोड पे आपने रखा है प्योर कॉपर प्लेट, कैथोड पे आपने लिखा है वो स्पून जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। सोल्यूशन को मार्क कर दीजिए और अपने जो आपने कैथोड एनोड लिए हैं उनको मार्क कर दीजिए, तो दैट्स इट। नाउ बी पार्ट में है विच सोल्यूशन इज प्रेफर्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। आप CuSO4 को प्रेफर करोगे या Fe को? आप CuSO4 को ही प्रेफर करोगे, क्योंकि एज पर द रूल जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है
वो उसी मेटल का सॉल्ट होना चाहिए जिसकी आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हो। तो अगर इस केस में आप कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हो तो जो सॉल्ट सोल्यूशन है वो कॉपर का ही होना चाहिए। मूविंग ऑन टू सी पार्ट, डिटरमाइन व्हाट हैपेंस टू द आयरन ऑब्जेक्ट एंड द कॉपर रॉड। अब जो कॉपर रॉड है वो धीरे धीरे पतली होती जाएगी क्योंकि कॉपर उसमें से निकलता रहेगा, और जो आपका आयरन ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक क्लीन और नीट सी कोटिंग आती जाएगी। अब इसको लिखना कैसे है? द कॉपर एनोड कंटिन्यूअसली डिसॉल्व्स एज आयंस इन द सॉल्यूशन एंड इज replaced periodically. The electrolyte dissociates into Cu2 plus ions which migrate towards the iron object taken as the cathode and are deposited as neutral copper atoms on the cathode. ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, element X is a metal with valency 2, element Y is a non-metal with valency 3. Write equations to show how X and Y forms ions. अब जो X है आपको क्लियरली दे रखा है कि उसकी वैलेंसी 2 है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, तो X माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव यू X2 प्लस। अब जो Y है, Y की वैलेंसी दी है 3 और Y है आपका नॉन मेटल, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, तो Y प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव Y3 माइनस। अब यहीं पे एक और चीज समझ लो, अगर X और Y का बॉन्ड फॉर्म करना पड़ गया तो कैसे होगा? X2 प्लस Y3 माइनस, तो बॉन्ड आपका बनेगा X3 सॉरी ओ X3Y2, सही है, X3Y2 आपका बॉन्ड फॉर्म होगा अगर उन्होंने पूछ लिया कि कैसा कंपाउंड बनेगा। If Y is a diatomic gas, write the equation for the direct combination of XY to form a compound. अच्छा ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे डायटोमिक गैस है Y, तो Y2 लिखोगे आप इक्वेशन में। Y2 में अगर आपका X ऐड होता है तो इट गिव्स यू X3Y2, वही कंपाउंड जो आपने यहाँ बनाया है। फिर आपको इसको बस बैलेंस आउट करना है, so that will be this. That's it. Now, if the compound formed between X and Y is melted and an electric current is passed through the molten compound, the element X will be obtained at the cathode, क्योंकि cation है, and Y at anode of the electrolytic cell. Now, moving on to question number 5. Write 2 applications of electrolysis in which the anode diminishes in mass. तो आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग का या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का ऑप्शन दे सकते हैं, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अगर आपके दिमाग में कोई और एग्जांपल आ रहा है एंड यू वांट टू चेक विद मी इफ दैट इज एन एक्सेप्टेबल आंसर, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, what kind of particles will be found in a liquid compound which is a non electrolyte? अगर कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन हो ही नहीं सकता, तो उसका जो सोल्यूशन है उसके अंदर सिर्फ मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट होंगे, आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे। If HX is a weak acid, HX एक weak acid है, what particles will be present in its dilute solution apart from those of water? अगर HX एक weak acid है, मतलब ये कि HX के सारे आयंस डिसोसिएट नहीं होंगे, तो इसीलिए जब आप इसके सोल्यूशन को देखोगे तो उसमें मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। किस किस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे? HX के भी प्रेजेंट होंगे, पानी के भी प्रेजेंट होंगे, और उसके अंदर आयंस भी प्रेजेंट होंगे। और आयंस HX के कैसे बनेंगे? H प्लस X माइनस, ये आयंस भी प्रेजेंट होंगे। वाटर के मॉलिक्यूल्स का भी आयन प्रेजेंट होंगे, तो H प्लस एंड OH नेगेटिव भी प्रेजेंट होंगे। पर उसने क्लियरली पूछा है कि पानी के अलावा कौन से पार्टिकल्स हैं, तो आप ये वाला स्किप भी कर सकते हो, बट यूल हैव टू से मॉलिक्यूल्स हैं HX के एंड आयंस है H प्लस और X माइनस 1 के। ठीक है, नाउ cations are formed by loss of electrons and anions are formed by gain of electrons. Choose the correct word to fill in the blanks. Okay. What ions must be present in a solution used for electroplating a particular metal? अगर आप किसी भी मेटल को इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहते हो, मतलब उस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हो, तो जो आपका सोल्यूशन है उसी मेटल का सॉल्ट प्रेजेंट होना चाहिए उस सोल्यूशन में, ताकि आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग आराम से हो सके। So the electrolyte must contain ions of the metal which is to be electroplated on the article. Now a strip of copper is placed in 4 different colorless salt solution. आपने कॉपर को 4 different solutions में ऐड किया है। They are KNO3, AgNO3, ZnNO3 and CaNO3. Which one of the solutions will finally turn blue? Okay.
सबसे पहली बात तो आपको यहाँ समझनी है कि आप रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से ये देखोगे कि भाई नाइट्रेट किसका रिप्लेस कर पाएगा, क्योंकि कॉपर काफी नीचे लाई करता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो कॉपर इन सब के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल KNO3, कॉपर के को रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा, डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, NO3 को उसमें से खींच ही नहीं पाएगा, तो क्या क्या रिएक्शन देगा भाई, ये नहीं दे पाएगा। ठीक है, उसके बाद सेम गोज विद Zn और कैल्शियम, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो कॉपर छोटा है, वीक है, वो उसमें से नाइट्रेट को निकाल नहीं पाएगा। सो योर बेस्ट आंसर वुड बी AgNO3, क्योंकि AgNO3 कॉपर से भी नीचे लाई करता है रिएक्टिविटी सीरीज में। सो योर आंसर इज AgNO3। अब रीजन क्या है, कॉपर इज अनेबल टू डिस्प्लेस पोटेशियम, calcium and zinc from their nitrate solution as they are higher than copper in the metal activity series. But silver, being lower than copper in metal activity series, gets displaced by copper and blue colored copper nitrate is formed. और उसके बाद आप इक्वेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इक्वेशन लिखनी है। सो दैट इज 2AgNO3 plus copper give you CuNO3 whole twice plus twice of silver. Okay students, so this is it for today. All right students, so this is it for today's session. आज के सेशन में we covered about 7 questions from the back exercise of electrolysis, और आज ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ जिसमें we did discuss all the in-text questions, concept भी हमने समझे, and if still you're facing issues या कोई पार्ट नहीं समझ में आ रहा है तो you can definitely reach out to me. और आप reach out कैसे कर सकते हैं, you can write me an email at tsclassesicsc@gmail.com. You can also comment in the comment box below, and if you want to be a part of the upcoming batch starting from the 1st of November, you can definitely email me and get more details of the batch. The batch will only be for 10 students. जैसे ही वो 10 slots full हो जाएंगे, I will not be taking any more students. So if you would like to be a part of it, you should act now. So that's it for today. We'll catch up in the next session and we'll be starting with the chapter metallurgy.